दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं हिंदी कोर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक्चुअली मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ही बताने वाला हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले आप लोगों को मैं सब्जेक्टिव बता दूं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आप सभी को याद भी करना होगा। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आप सही चीज़ों को अगर देखकर अगर समझने लगे ना, फिर आपको रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होगी जो आपको कभी भी रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं चाह रहा हूँ मेरे शेर और सरनियों कि अगर आप लोगों को अच्छा लगे, ये मैं सेट 1 प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। शेयर नहीं करेंगे तो फिर मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि इंग्लिश इलेक्टिव ले लीजिए और हिंदी कोर ले लीजिए। यूट्यूब में बताने वाला ना के बराबर है, नहीं बताते कारण है स्टूडेंट्स को क्यों बताएंगे, कोई भी शिक्षक क्यों बताएंगे। बताने का कारण यही है ना कि मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों जब तक उनका प्रॉफिट नहीं होगी तो तब तक आपको क्यों बताएंगे। तो मेरे दोस्तों डोंट वरी, आप लोग शेयर करें या ना करें, मैं दोस्तों आपके साथ हूं। बस मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा भाई। फाइनली आज हम लोग सेट 1 देखने वाले हैं। एक बार शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे ना प्यारे तो सेट 2 के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग सेट 2 के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं सेट 2 भी जल्द से जल्द आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। पहले सब्जेक्टिव फिर ऑब्जेक्टिव, और इसके बाद वाला जो क्लास होगी ना आप लोग का, इसके बाद वाला क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो बताएंगे सर इंग्लिश इलेक्टिव के बारे में। कितना ऐसे स्टूडेंट्स है जो इंग्लिश इलेक्टिव के लिए तैयार है, कमेंट सेक्शन में दबा करके कमेंट कीजिएगा। चलिए सर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन गुरुजी हमारा है कि यशोधर बाबू परिवार के बावजूद स्वयं को अधूरा क्यों मानते थे। यानी मेरे भाई जो हमारे यशोधर बाबू थे वो परिवार में सबको ही थे। यशोधर बाबू परिवार में सबको ही थे, लेकिन फिर भी अपने आप को ना अधूरा मान रहे थे, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। आखिर क्यों, इसका पीछे कारण क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। एकदम इत्मीनान सुकून के साथ सुनना है मेरे प्यारे आंसर को, एकदम मस्त तरीके से। रट्टा नहीं लगाना गुरुजी, रट्टा लगाने वाला विद्यार्थी कभी सफल नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। लिखिए सर एकदम मस्त तरीके से। यशोधर बाबू का अपना भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी स्वयं को अधूरा मान रहे थे। परिवार में सब कोई थे, पत्नी थे, अपना गर्लफ्रेंड, अपने दिलरुबा, अपने जाने मन, अपना बेटा बेटी सब कोई थे, लेकिन फिर भी वह स्वयं को ना अकेला मान रहे थे। वैसा ही लिखना है जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। उनके बच्चों ने उन्हें लगभग नकार दिया था। एक दो वो बच्चा होता है, मैं क्या बोलते हैं उसको, ऐसे एक दो बच्चा होता है मेरे दोस्तों, याद रखना है, जो बिल्कुल अपने पापा को क्या करते हैं, नकार देते हैं और अपने मम्मी के सपोर्ट में आ जाते हैं। कोई कोई ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे इस धरती में ऐसे बच्चे हैं जो अपने मम्मी का सपोर्ट करते हैं, अपने पापा को क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं, है ना भाई। नालायक बच्चा कहते हैं ऐसे बच्चों को, ठीक ना। तो नकार दिए, वे ना तो बाबूजी का सम्मान करते थे और ना उनसे कोई सलाह लेते थे। और उनके जो बेटे थे वो ना तो बाबूजी से, याद रखना मेरे भाई, वो ना तो बाबूजी से कभी वो सलाह लेते थे और ना ही बाबूजी को कोई सम्मान देते थे। याद रखना है मेरे दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है A to Z। अगर इस तरह से नहीं लिखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों आपको मार्क्स में कटौती होगी। फिर बताएंगे सर उन्हें कोई सलाह भी नहीं लेते थे उनके पापा से, और ना ही कोई उनको कोई सम्मान करते थे, कोई भी बेटा, और ना ही उन्हें किसी प्रकार का कोई सहयोग देते थे, और ना ही किसी प्रकार से कोई भी उनको सहयोग देते थे। मतलब वो अपने घर में क्या थे भाई, अकेला थे। क्या थे, अपने घर में बिल्कुल वो अकेला थे, और इतना सारा लोग होने के बावजूद भी अपने आप को क्या महसूस कर रहे थे भाई, अकेला महसूस कर रहे थे। इस बात को याद रखना है। वही यशोधर बाबू की हर आदत और हर चीज को उपेक्षा और तिरस्कार की नजरों से देखते थे। और मेरे दोस्तों जो यशोधर बाबू का जो चाल चलन था, जो रहन सहन था, वो सारे परिवार के बच्चे वो हमेशा फटकार लगाते थे, हट आपका वाला सही नहीं है, हट आपका वाला सही नहीं है, इस तरह से फटकार लगाते थे। तो कहीं ना कहीं यशोधर बाबू को दुखी महसूस हुआ और वो उनको दिल में ये गवा दिया कि रे तेरे साथ सब कोई होने के बावजूद भी तू अकेला है। समझ पा रही ना बात को, ध्यान से सुनिएगा, रट्टा नहीं लगाई दादा, ठीक है। बच्चों का मन रखने के कारण उन्हें साइकिल छोड़नी पड़ती है। अब वो साइकिल से मेरे दोस्त वो अपना ऑफिस का आना जाना करते थे। कहाँ जाते थे मेरे भाई, वो अपने साइकिल से क्या करते थे, ऑफिस का आना जाना करते थे। इस कारण से बच्चा बोलते थे पापा सब कोई स्कूटर गाड़ी ले लिया और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साइकिल चला रहे हैं, हाँ हम लोग का इज्जत कर दो, मिट्टी में मिलाना चाहते हैं क्या। इस तरह से पापा बेचारे चौंक गया। आधुनिक जमाना आया, स्टाइलिश जमाने आए, है ना भाई। जैसे लड़कियां लोग अगर क्या बोलते हैं उसको, ये लगा लेते, अगर मेकअप कर लेती है ना, फाउंडेशन अगर लगा लेती है तो उनका चलने का स्टाइल बदल जाती है। सच कह रहा हूं ना दीदी। चलिए सर देखिए,
तो उनके साइकिल को छोड़नी पड़ती है, फ्रिज और गैस अपनानी पड़ती है। और कहता है फ्रिज और गैस अपनानी पड़ती है। पापा सबके घर में गैस है, सबके घर में फ्रिज है, मेरा घर में क्यों नहीं? अब कहता है कि यहां तक कि उन्हें उपहार में मिला हुआ गाउन भी अपना अपमान झेलकर पहनना पड़ता है। और जो मेरे दोस्तों याद रखना है, जो बिल्कुल जो गाउन है वो उनको पहनने का थोड़ा सा भी शौक नहीं था, लेकिन मजबूरन में बर्थडे में जो उनको मिला था क्या, गाउन, सालगिरह में क्या मिला था, गाउन। इस गाउन को मेरे दोस्तों मजबूरन में उनको पहनना पड़ रहा है। किनको? यशोधर बाबू को। ठीक है, उन्हें अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि वह बच्चों की किसी बात को मना कर सके। अब हमारे यशोधर बाबू के अंदर में इतनी ताकत नहीं रही, यशोधर बाबू के अंदर में इतनी ताकत नहीं रही कि वह बच्चों के बात को नकार सके। मतलब बोलता है ना, बेटा ये मत करो, इतने बोलने का उनके पास हैसियत नहीं थी, स्टेटस नहीं था, औकात नहीं था। सच तो यह है कि बच्चे उनके घर पर भी कब्जा कर चुका था। सच बात तो यह है कि जो बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, वह बच्चे घर में पूरी तरह से कब्जा कर चुके थे। ठीक है ना, घर में पूरी तरह से कब्जा कर चुके थे। आगे कहता है कि उनकी पत्नी बच्चों के साथ मिल चुकी थी, और उसकी पत्नी पूरी तरह से उनके बच्चों के साथ मिल चुके थे, इसलिए अपने बॉयफ्रेंड को नकार दिया, है ना भाई, अपना दिलरुबा, वही समझ आई, हस्बैंड को। इसलिए वे घर में बिल्कुल अकेला ही असहाय हो चुके थे, और इसलिए वे अपने घर में बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे। लेकिन इनको क्या पता है, यशोधर बाबू को अकेला व्यक्ति वो काम कर सकते हैं जो मिलजुल कर नहीं कर सकते हैं। ये बात रियलिटी है। मैं अकेला हूं, मेरे सारे फ्रेंड ने मुझे नकार दिया था मेरे भाई, मैं अकेला हूं। और मेरे दोस्तों, मैं जॉब छोड़कर आया हूं, आरपीएफ ट्रेडमैन का जॉब छोड़कर आया हूं, और ये कलम आप लोगों के सामने में ठाना हूं। मैं चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं जॉब इसलिए छोड़कर आया हूं ताकि मैं झारखंड को जल्द से जल्द, एक दिन में तो नहीं लेकिन एक दिन एक ऐसी स्टेज पे पहुंचाऊंगा झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को, जहां पे गांव गांव पे मेरे दोस्तों बच्चा सरकारी नौकरी करेंगे। सच बता रहा हूं, बस बच्चों के अंदर में लगन होनी चाहिए। पैसा के लिए कोई बाधा नहीं है भाई, आपके छोटा भाई आपके पास खड़ा है, मात्र 399 रुपए में 12 महीना सुबह शाम रगड़ करके तैयारी करवाता हूं। मेरा फीस ना बढ़ेगी ना घटेगी, दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है 2000 रखेंगे 1500 रखेंगे, नहीं भाई। मेरा मकसद है पैसा कमाना नहीं, मेरा मकसद है कम से कम पैसा में लोगों तक अच्छे से अच्छी शिक्षा पहुंचाना है। ठीक है ना, तो आप लोग आने वाले जनरेशन को जरूर बताएं। फिलहाल ये बताइए कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आई या नहीं। अगर समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किए, वो सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस की आपको डाउनलोड करके आप लोग एनी हाउ ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे। ये टेस्ट सीरीज वो टेस्ट सीरीज है जो झारखंड में पहली बार स्टार्ट हुई। आज से पहले झारखंड में कभी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं स्टार्ट हुई थी। जो मैं स्टार्ट किया हूं, याद रखना, ये आप लोगों के हित को, आप लोगों के तैयारी को देखते हुए मैं चाह रहा हूं कि कैसे आप लोगों का तैयारी और मजबूत हो सके और आप 30 में 30 मार्क्स ला सके। तो मेरे शेर सुनियो, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वो ऑनलाइन टेस्ट है जहां पे झारखंड के सभी बच्चे आकर यहां पे टेस्ट दे रहे हैं, बिल्कुल फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग भी फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें टेस्ट लगाइए, और आपने 30 में कितना क्वेश्चन सही किए, कितना क्वेश्चन गलत हुआ, आपका ऑल ओवर झारखंड में 2 लाख बच्चा एग्जाम दे रहे, आपका रैंक कितना आ रहा है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि हमारा रैंक के साथ हमारा कौन सा ग्रेड बन रहा है। क्लास अब जैसे टेस्ट लगाएंगे पूरा कंप्लीट हो जाएगी, आपका तुरंत आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। आप रिजल्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि आखिर हम इतना कमजोर कैसे, आखिर हम इतना ब्रिलियंट कैसे बन गए, इतना हम मध्यवर्गीय में कैसे रह गए। चलिए भाई थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम करीब आ चुकी है, समझ पा रहे ना। और ये याद रखना है मेरे भाई, ये वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो आपको 30 में 30 दिलाने की गारंटी देता है। ठीक है ना प्यारे। आइए सर, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः खेतिहार और पशुपालक सभ्यता थी। मेरे भाई थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, ये वो आप मत समझिए हिस्ट्री वाला मोहनजोदाड़ो, वही है लेकिन कुछ अलग है, याद रखना है। ये वो मत समझिए इतिहास वाला, मैं आंसर यहां पे लिख डालू, नो बाय नो दादा नो, एकदम बेहतर तरीके से समझिए। लिखेंगे सर, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता खेतिहार और पशुपालक सभ्यता ही थी। कुछ इतिहासकार, बहुत सारे विद्वानों में तर्क हुई है कि ये हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये पूरी तरह से हमारा खेतिहार और पशुपालक सभ्यता थी। ये पूरी तरह से खेतिहार और क्या है, पशुपालक सभ्यता थी। इतिहासकार इरफान हबीब, नाम याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े हैं। इरफान हबीब
के अनुसार यहाँ के लोग रबी की फसल का उत्पादन करते थे। और एक महान इतिहासकार आते हैं, हमारे एक महान इतिहासकार आते हैं, कौन? इरफान हबीब। और महान इतिहासकार कहते हैं क्या मेरे दोस्तों? कहते हैं, वो कहता है कि अगर मैं बात करूं अपने अकॉर्डिंग तो हमारा हड़प्पा सभ्यता में रबी की फसल की पैदाइश हुई है। रबी फसल की खेती की जाती थी, ठीक ना। आगे कहता है कि जैसे कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चने की उपज में सबूत खुदाई में मिली है। जैसे कपास, हमारे गेहूं के दाने से हमें पता चला कि यहाँ के लोग हमारा गेहूं का उत्पादन करते थे। सरसों के दाने से पता चला कि यहाँ के लोग सरसों का खेती क्या करते थे। जौ के दाने से पता चला कि यहाँ के लोग जौ का उत्पादन करते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ के लोग रबी फसल के लिए जाने जाते थे। कौन कह रहा है भाई? बताएंगे सर, हबीब, इरफान हबीब, महान इतिहासकार। आगे कहता है कि सर विद्वानों का मानना है कि ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। और कुछ कुछ विद्वान कहते हैं कि इसके अलावा और बहुत सारे उपज थे, जैसे हमारा ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गई, वह इसकी उपज जो होती थी यह हमारा हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला है। याद रखना है भाई, लोग खजूर, खरबूज और अंगूर उगाते थे। और कहता है कि हमें खरबूज के दाने से यह पता चलता है कि यहाँ के लोग खरबूज, तरबूज और अंगूर का भी पौधा लगाया करते थे। झाड़ियों से बैर जमा करते थे। और कहता है झाड़ियां, जब बैर का भी मौसम है, ठंडक में बड़ी मजा आता है भाई जंगलों पे तोड़कर। जब बचपना जिंदगी थी ना, सच कहता हूं कि मेरा आधा तो मैं नहीं कहता हूं, जैसे मेरा दोपहर का 2 बजे मैं साइकिल लिया और चला गया अपने फ्रेंड के साथ, कोई गए आना गए मैं चला जाता था। मैं कम खाते थे, दूसरों को ज्यादा खिलाते थे, वैसा लड़का था मैं अपने बचपना में, अभी भी हूं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों जो बैर होती है ना, वह ठंडी के मौसम में आती है और पत्थर मारकर उसे तोड़ने में मजा कुछ और ही आता है ना भाई। कभी कभी किसी का बच्चा का सर भी फोड़ देते थे, है ना। तो देखिए वही कह रहे हैं कि बैर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। खेती के प्रमाण मिलने के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ की सभ्यता खेतियार और पशुपालक सभ्यता थी। इस तरह से आपको लिखना है, ना कि इतिहास का हड़प्पा सभ्यता के बारे में। फिलहाल बताइए मेरे भाई, सच बताइए ओ दादा, ईमानदारी पूर्वक जो मैं समझाता हूं, ईमानदारी से बताइए, सबको बताएंगे जो मैं समझाता हूं क्या आप लोगों को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से क्या आप लोगों को समझ में आती है? ईमानदारी, झूठ नहीं। अगर नहीं समझ में आती तब भी कमेंट करें, अगर अच्छा लगे तब भी कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से हमें ताकत मिलती है। और मैं इंग्लिश इलेक्टिव भी बताने की कोशिश करूंगा, वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड होगी। तो आप लोग तैयार है सिलेक्टेड क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए? तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए सर अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, एन परिवार को अज्ञातवास में जाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? याद रखना है मेरे भाई, आप सभी को पता है कि सर हमारा एक नाजी पार्टी चलता था हमारा इटली में। नाजी पार्टी का कहने का मकसद यह था मेरे दोस्तों, हिटलर उस पार्टी का सरदार थे और उनका कहने का मकसद यह था कि जहां भी आपको यहूदी नजर आए उस यहूदी को कत्ल कर देना। अगर नहीं कर सकोगे तो एक रूम में बंद कर देना, और जब पूरी तरह से रूम भर जाएगी उस रूम को बॉम्ब से फिट कर देना और बटन दबाना, बॉम्ब से एकदम घर को तुरंत छातुर कर देना भाई। पूरा तरह से एकदम क्या करना भाई, घर को उड़ा देना है। इस तरह से मेरे दोस्तों लोगों को मारा करते थे। कौन? हिटलर ने। समझ में आ रही ना, नाजी पार्टी, समझ में आ रही है ना। ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवार को जर्मनी के प्रभाव के कारण बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ती थी, बहुत सारी मुश्किलें का सामना करना पड़ा। याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के, याद रखना है, हॉलैंड के यहूदी परिवारों, हॉलैंड का नाम आज हमारा लिया जाता है नीदरलैंड का नाम से, तो ये भी जान लीजिए। हॉलैंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ती थी। इस बीच यहूदी ने तरह तरह के कष्ट सहे। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारे यहूदी परिवार के लोग जो है ना, तरह तरह के कष्ट झेला। अनेक प्रकार के जो उनके पास जो कष्ट थी ना, वो विभिन्न प्रकार के कष्ट से वो झेल रहे थे, ठीक है ना। आगे कहते हैं कि गुप्त तह खानों में छिपकर जीवन रक्षा की भाई। गुप्त तह एक होता है ना टीला टाइप का, जिससे वहां पे कोई लोग ना देखे, या तो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे, उस पत्थर के क्या बोलते भाई, वो गुफा में घुस जाए, पत्थर के जो छोटे से गुफा होती है ना भाई, उसमें हम घुस जाए, कोई मुझे देख ना सके। इस तरह से यहूदी परिवार अपना जीवन को बचा रहे थे भाई, ठीक है। शारीरिक और मानसिक कष्ट सहे, और शारीरिक मार भी मेरे दोस्तों, और मानसिक टॉर्चर, ये सारे कष्ट जो है मेरे दोस्तों झेल रहे थे। कौन? हमारा, याद रखिएगा, यहूदी परिवार। भूख, गरीबी और बीमारी देखी। याद रखना, क्या देखा भाई? भूख, गरीबी और बीमारी देखी हमारे यहूदी परिवार ने। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया
और जो व्यवहार एक्चुअली आम इंसान के साथ करना चाहिए वो व्यवहार उनके साथ नहीं किया गया। हिटलर का पहला प्लानिंग था कि जहां भी नजर आए यहूदी परिवार मार के एकदम धजिया उड़ा देना भाई, मार के एकदम धनिया रोप देना भाई। समझ में आ रही है ना? इस तरह से कहते थे हमारा हिटलर बाबा, ठीक ना। वही कह रहा है कि सर क्या गया, जर्मनी के शासक ने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, और जर्मनी के शासक हिटलर ने लाखों यहूदियों परिवारों को मौत का घाट उतार दिया गया, ठीक है। ऐसे समय में दो यहूदी परिवार एक गुप्त आवास में 2 वर्ष तक छिपे रहे, और ऐसे स्थिति में एक हमारा यहूदी परिवार 2 साल तक मेरे दोस्तों एक हमारा आवास में, गुप्त आवास में छुप कर रहे, अपने जीवन यापन को गुजारे। इनमें एक था हमारा फ्रैंक परिवार, जो एन का परिवार था, एन फ्रैंक का परिवार, जो उनका एक पहला परिवार थी। हिटलर के यातनाओं से बचने के लिए, हिटलर के मार से बचने के लिए, हिटलर के अजाबों से बचने के लिए और अपने जीवन की रक्षा के लिए इन्हें अज्ञातवास में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सच बताइएगा, क्या आप लोगों को समझ में आई? ईमानदारी पूर्वक, क्या आप लोगों को जो चीजें मैं बता रहा हूं वो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है ना? एक बात और मैं बता दूं, आप लोग भूल गए मैं बताना भाई, एक बात मैं बता देता हूं आप लोगों को। जो 5 मार्क्स का क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक 5 मार्क्स का आएगा आपका पत्र लेखन, 5 मार्क्स का एक आएगा आपका निबंध लेखन, 5 मार्क्स का आएगा आपका संप्रेषण, 5 मार्क्स का एक आएगा सर आपका संपादकीय रिपोर्ट लेखन, फीचर लेखन, या मेरे दोस्तों आलेख लेखन। ये जो 20 मार्क्स का है ना, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हिंदी कोर बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बस बताने वाला सही मिलना चाहिए, साथ ही साथ राइट डायरेक्शन होनी चाहिए, गाइडलाइन मिलना चाहिए, इसका बेसिक यूनिट पता होना चाहिए, फाउंडेशन पता होना चाहिए, स्टाइलिश पता होना चाहिए कि आखिर मैं लिखूं तो लिखूं कैसे। ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। अगर ये सब सारी चीजें पता है तो मजा आ जाएगी भाई हिंदी का एग्जाम देने में। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ, हम लोग चाहते हैं कि सर हाँ ये सारे 5 मार्क्स का जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगी वो सारे प्रश्न हम लोग देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। लेकिन खास करके देखिए, आप लेटर भी लिख लेंगे, पत्र लेखन, सॉरी आपका निबंध भी लिख लेंगे, और निबंध में कौन निबंध आएगा वो भी देखना होगा। इसके बाद हमारा आता है सर संपादकीय, उसके बाद आता है सर हमारा 5 मार्क्स का जो आती है ना भाई सब प्रसंग। ये सब प्रसंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सप्रसंग नाम से ही क्या आ रहा है, सप्रसंग, है ना प्यारे। तो बताएंगे सर, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करो, मूव करते हैं। तो ये सब के लिए आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। जूझ शीर्ष कहानी के आधार पर बताए गए कि प्रारंभ में लेखक किस तरह कविताएं लिखा करते थे। तो लेखक अपने मास्टर से प्रभावित होकर कविता करने लगे। लेखक अपने मास्टर से प्रभावित होकर कविता करने लगा। मास्टर जी ने अपने दरवाजों की मालती लता पर कविता लिखी थी। अब जो हमारे याद रखना, जो मास्टर जी थे वो स्कूल के जो दरवाजे होते थे उसमें क्या करते थे भाई, वो याद रखना, वो लिखा करते थे क्या, तो बताएंगे सर वो लिखा है क्या, तो वो लिखा था कविता। क्या लिखा था भाई, कविता लिखा था। और इसी को देखकर हमारे जूझ कहानी के जो आनंद है भाई उनको मन में आने लगा कि आखिर ये मास्टर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अरे यही चीज मैं कहता हूं, जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, अरे वो कॉलेज टॉपर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। बस मेहनत करना है ना दोस्तों, मेहनत का कि पूरी दुनिया झुक जाती है, इसलिए मेहनत करने की कोशिश किया जाए, है ना। तो आपने दरवाजे के मालती लता पर कविता लिखी थी। लेखक ने मालती लता वो कविता दोनों देखी थी। याद रखना है, जो हमारा मालती लता और कविता है दोनों देखी थी हमारा कौन, हमारा बताएंगे सर आनंद यादव ने, हमारा जूझ, ठीक है। इससे लेखक को लगा कि मैं भी अपने खेतों पर, गांव के लोगों पर कविता लिख सकता हूं। अब हमारे जो राइटर है भाई वो कहने लगा, अरे जब एक शिक्षक कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। उनके मन में ख्याल आया, जब ये मास्टर वह कर सकते हैं तो हम कहा न कर लेबो, जब ये कर सके तो हम कहा न करबो। वो कहता है कि अब हम भी कर सकते हैं कविता लेखन। अब हम कविता लिखेंगे किस पे, अपने गांव पर, गांव के लोगों पर। याद रखना, खेतों पर, हम अगर जब खेत जाते हैं भैंस चराने, खेतों पे जब काम करते हैं उसके बारे में भी हम कविता लिख सकते हैं, पर कविता लिख सकता हूं। अतः भैंस चराते चराते फसलों पर या जंगली फूलों पर लेख भी तुकबंदी करने लगा और कहता है कि जब मैं भैंस चरा हूं तब भी मैं लिख रहा हूं। भैंस के ऊपर में ही उनको मिल जाता है स्लेट, समझ आ रही है ना, भैंस ब्लैक कलर का, वहीं पे लिख डालता है। या वो अगर खेतों में काम करते हैं तो खेतों में जहां पे देखते हैं भाई ये मिट्टी पूरे मैदानी इलाका है, इसमें घास फूस नहीं है, वहीं पे वो लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो लिखते हैं, कहता है कि मैं मास्टर जैसे लिखूंगा, जब वो कर सकते तो मैं क्या नहीं, आई कैन डू वर्क, मैं कर सकता हूं,
ठीक ना। कहता है कि सर उन कविताओं को गुनगुनाता और मास्टर जी को दिखाता। अब जो वो कविता लिखे थे, वो कविता को वो अपने मन में गुनगुनाते थे। वो कविता को अपने मन में क्या करते थे मेरे भाई, वो अपने कविता को अपने मन में गुनगुनाते थे, और साथ ही साथ मास्टर जी जो थे उनका, उन मास्टर जी को वो सुनाया करते थे। मास्टर जी को क्या करते थे मेरे भाई, मास्टर जी को वो सुनाया करते थे। लेखक को कविता लिखने की इतनी धुन लगी कि लेखक को कविता लिखने में इतनी धुन लगा हुआ था कि यदि कागज में पेंसिल ना होता तो कंकड़ से पत्थर की शिला पर लिखा लेते थे। कहता है लेखक का अंदर में इतनी जज्बा जगी हुई थी लेटर के प्रति, इतनी जज्बा जगी हुई थी लेटर के प्रति कि अगर उनको पेंसिल और कलम नहीं मिलता था तो कंकड़ से उठा करके चट्टानों पर वो लिखा करते थे अपने कविताएं, लेकिन उसके हाथ नहीं रुकती थी। यह था सर हमारा जुज कहानी का मोटिवेशन। अगर हमारे पास नहीं है, अगर मेरे पास कलम नहीं है, तो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर हम अपना काम को कैसे निकाल सके, ना कि हम कोढ़िया पर तरह से करते रहे, अरे हमारे ना कलम नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है, मैं कैसे करूंगा। वैसा नहीं, मेरे पास कलम नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ सकूं। समझ में आ रही है ना। चलिए सर, तो याद रखना है कि हमारा पेंसिल ना होता तो कंकड़ से पत्थर की रिसीला पर लिख लेता, या लकड़ी के टुकड़ों से भैंस की पीठ पर लिख लेता। मैंने अभी जस्ट बताया, भैंस का पीठ बेला ब्लैक कलर का, व्हाइट, ठंडे के मौसम आप सभी को पता है ना भाई। हम लोग हमारा बॉडी पूरी तरह से लिखाना शुरू हो जाता है। जब हम लोग नहाने जाते थे ना बचपन में, तो मेरे दोस्त हम लोग 1 घंटा सबसे पहले बोलते थे अरे अपना सब कपड़ा उतार देते थे। उसके बाद मेरे पीठ में कुछ लिखो। आप लोग किए जीवन में कभी ऐसा, मेरे पीठ में कुछ लिखो। मैं देखता हूं कि मैं बोल पा रहा हूं नहीं, इस तरह से वो एम लिखता था, मैं बोलता था नहीं ये एन है, वो बोलता था नहीं ये एम लिखा। बड़ी मजा आता था यार, बचपना होती है ना भाई। चलिए, तो मेरे दोस्तों कहता है कि जब उसके पास अगर पेंसिल रबड़ वगैरह नहीं मिलते थे, शिलालेख वगैरह नहीं मिलते थे, तो वो भैंस के पीठों पर लिखा करते थे। कंठस्थ होने पर उन्हें पोंछ देते थे। और जब वो मेरे दोस्तों घर जाते थे, जब उसकी पूरी तरह से याद हो जाती थी, तो वह क्या करते थे, पोंछ देते थे। क्या करते थे, पोंछ देते थे। समझ में आ रही है ना, ईमानदारी पूर्वक समझ में आ रही है ना। कर लेंगे ना मेरे शेर शेरनियों, उम्मीद करूं ना। और हिंदी कोर के साथ साथ इंग्लिश इलेक्टिव पे ध्यान देना है, ठीक है। इंग्लिश इलेक्टिव का मैंने 10 सेट यहां पे डाल दिया है। 10 सेट का मतलब 300 क्वेश्चन, पैसेज के साथ, ग्रामेटिकल सेक्शन के साथ मैंने 300 क्वेश्चन यहां पे डाला है, ठीक है ना। तो ये प्ले स्टोर से आप लोग जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद ये कोर्स को आप लोगों को एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है। अब जैसे ही ये कोर्स को आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे सारा सब्जेक्ट का, हिंदी कोर का भी, इंग्लिश इलेक्टिव का भी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो झारखंड में पहली बार शुरू किया गया है। झारखंड में पहली बार शुरू किया गया है, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इसको जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लें। इनको जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इनको ज्वाइन कर ले। कोई भी दिक्कत होगी आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। बाकी आप लोग जरूर बताएंगे कैसा आपको फील हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। वो देखने से पहले मैं चाह रहा हूं मेरे दोस्तों कि कुछ ऐसे प्रश्न मैं आप लोगों को दिखाऊं। लेटर सेक्शन, जैसे आप लोग का निबंध लेखन हो गया, पत्र लेखन हो गई, इसके बाद आपका संपादकीय फीचर लेखन, जैसे एक होता है ना भाई समाचार लेखन के 6 कक्कार कौन सा है, खतरनाक क्वेश्चन होती है। समाचार लेखन के आखिर 6 कक्कार कौन सा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे वो प्रश्न मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा। बस मैं चाहता हूं कि आप लोग तैयार है या नहीं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वो लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़े व्यस्त रहे।